आपके पास करने को बहुत कुछ था, बहुत कुछ कर लेती हैं आप, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत सुंदर हैं आप, सब कुछ कर सकती थी आप। मतलब ये पर्यावरण के लिए आपने अपना पूरा जीवन क्यों देना सोचा? तो हम किसी घर की सुविधा और संसाधन कितनी अच्छी और कितनी आर्थिक रूप से गिरी हुई है, इससे हम उसे अच्छे और बुरे की परिभाषा दे देते हैं। वो झोपड़ी में जो आदिवासी रह रहा है, उसकी बेटी भी अच्छे ही घर से है। जस्ट बिकॉज उसका पिता आदिवासी है, किसान है, गरीब है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो अच्छे घर से है। दादी मेरी 20 साल विधायक थी, इससे कभी कनेक्ट नहीं करती हूँ। मैं अच्छे घर से हूँ क्योंकि मेरी दादी ने मुझे ये बताया कि मैं जो 20 साल से विधायक हूँ, इस प्रॉपर्टी पर और इस पद पर आपका कोई अधिकार नहीं है। एक ऐसी क्रांति का परिवर्तन करने के लिए मां नर्मदा ने मुझे भेजा था, और ऐसे ही मेरा नाम शिप्रा नहीं था कि मुझे राम का सिंहासन देखने का अधिकार तब है जब मैं राम का वनवास देखूं। कुछ संकल्प ऐसे हैं कि जब तक 5 लाख पौधे अयोध्या के आसपास के 50 किलोमीटर के प्रांगण में नहीं लगा दूंगी, मां सरयू को और अपने राम लला के लिए शुद्ध वायु और शुद्ध जल की व्यवस्था अपनी संस्था के द्वारा नहीं कर दूंगी, तब तक उनके दर्शन नहीं कर। नमस्कार, अमरुजाला.com देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी। कितना खूबसूरत होता है ना जब हम कुछ बदलता हुआ देखते हैं देश में। कितना अच्छा लगता है जब हमें ये पता चलता है कि कोई है जो हमारे लिए खड़ा है। कितना अच्छा लगता है जब हम ये देखते हैं कि हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी नदियों के लिए, हमारी हवा के लिए, पानी के लिए कोई खड़ा है जो उसे देख रहा है, जो हर एक पल को वॉच कर रहा है कि क्या सही हम कर रहे हैं और क्या गलत। आप एक शख्सियत को जानते होंगे जो बहुत वायरल रहती हैं, बहुत अच्छी बातें कहती हैं। उनके विचार ऐसे हैं कि वो आपको अपने विचारों से इस कदर मंत्रमुग्ध कर देंगी कि शायद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश हमने भी ये पहले सोचा होता। मैं स्वागत करना चाहूंगी वाटर वुमन शिप्रा पाठक का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नर्मदे हर। मेरा जो सवाल है मैम आपसे, आप वाटर वुमन कही जाती हैं, कैसा लगता है जब आप ये शब्द सुनती हैं अपने? क्योंकि सामान्यतः ये एक युद्ध है, ये कार्य नहीं है। नदियों का जिस तरह दोहन और शोषण हो रहा है, ऐसे में नदियों के लिए जीवन दे दूंगी, ये सोच भी समाज स्वीकारता नहीं है। उन्हें एक तरीके का पागलपन लगता है कि जहां 100 अज्ञानी बैठे हैं, वहां एक ज्ञानी क्या करेगा। तो शुरुआत बहुत संघर्षमयी थी, लेकिन भाव सच्चा हो तो प्रकृति स्वतः खड़ी हो जाती है आपके लिए। और वाटर वुमेन तक तो फिर भी ठीक है थोड़ा सा, लेकिन सबसे सुंदर शब्द लगते हैं। अभी मैं एक 7000 किलोमीटर की वाहन से यात्रा पर गई थी 5 राज्यों में, और हमने विश्वविद्यालयों को टारगेट किया था कि सभी विश्वविद्यालय में जाएंगे और 25 कुलपतियों से हम मिले, और हमने उनसे कहा कि पर्यावरण एक विषय सिर्फ नंबर पे ना रह जाए मार्कशीट का। जब तक उन छात्र छात्राओं के हाथ गोबर और मिट्टी से सुसज्जित नहीं होंगे, तब तक पर्यावरण ये विषय भर बन के रह जाएगा। तो इस यात्रा में जब निकले, तो इस यात्रा के दौरान हमने 93,701 पौधे लगाए, जिसमें 91 सिंदूर की वाटिकाएं थी जो हमने ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित की। तो वहां से 2 नाम फिर नए मिले, झाड़ों वाली माई और पानी वाली बाई। झाड़ू वाली माई और पानी वाली बाई जी, ये गुजरात ने और मध्य प्रदेश ने ये नाम दिए हैं। तो जब आप सामाजिक किसी सत्कर्म में होते हैं, तो आपका जीवन, आपका आचरण, आपकी व्यवस्थाएं आपकी नहीं रहती हैं। आप प्रकृति के हो जाते हो, समाज के हो जाते हो, और समाज जिस नाम से बुलाए फिर आपको वो सुनना ही पड़ता है। बहुत खूब, क्योंकि जब आप बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि सुनना चाहिए और उसको बहुत गौर करना चाहिए हर उन बातों पर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। मैम, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, बहुत अच्छे घर से आती हैं, पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं, आपके पास करने को बहुत कुछ था, बहुत कुछ कर लेती हैं आप, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत सुंदर हैं आप, सब कुछ कर सकती थी आप। मतलब ये पर्यावरण के लिए आपने अपना पूरा जीवन क्यों देना सोचा? क्या वजह रही इसके पीछे? कोई ऐसा खास मेंटोर कोई मिला, किसी को देखा आपने? कैसे ये सब संभव हुआ आपके लिए? ऐसा लग रहा आज मेरा जन्मदिन है, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें मेरे लिए बोल रही हैं। देखिए, मैं बहुत अच्छे घर से हूँ। हर व्यक्ति अच्छे घर से ही होता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है हम मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। तो हम किसी घर की सुविधा और संसाधन कितनी अच्छी और कितनी आर्थिक रूप से गिरी हुई है, इससे हम उसे अच्छे और बुरे की परिभाषा दे देते हैं। वो झोपड़ी में जो आदिवासी रह रहा है, उसकी बेटी भी अच्छे ही घर से है।
जस्ट बिकॉज उसका पिता आदिवासी है, किसान है, गरीब है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो अच्छे घर से नहीं है। सो मैं अच्छे घर से हूँ, इसका मैं विलासिता से, इसका मैं दादी मेरी 20 साल विधायक थी, इससे कभी कनेक्ट नहीं करती हूँ। मैं अच्छे घर से हूँ क्योंकि मेरी दादी ने मुझे ये बताया कि मैं जो 20 साल से विधायक हूँ, इस प्रॉपर्टी पर और इस पद पर आपका कोई अधिकार नहीं है। मैं एक प्रजा की सेविका हूँ और ये विधायक जो मैं बनी हूँ, ये अपने क्षेत्र की हर बच्ची की दादी हूँ और हर बच्ची की दादी विधायक है। तो इसे आप अपनी पर्सनल कोई प्रॉपर्टी ना समझें। घर में कभी नहीं हुआ तो ऐसा? ऐसे संस्कारों से जब आप निकलते हो तो आपकी परवरिश साधारण हो जाती है। मैं अच्छे घर से इसलिए हूँ क्योंकि मेरी दादी विधायक होते हुए भी एक देवी थी, एक संत थी। मैं अच्छे घर से इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पिता ने राजनीतिक क्षेत्र को समाज सेवा में इसलिए चुना कि मैं अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ूंगा, और उनका जो 57,000 व्यक्तिगत वोट पड़ा वो सिर्फ किसान का वोट था। वो ऐसे का वोट था जिसकी सुनवाई कहीं नहीं थी। चाचा चौधरी की तरह मेरे पिता के घर के दरवाजे पर भी कभी ताला नहीं लगता। मैं अच्छे घर से इसलिए हूँ क्योंकि एक पवित्र गर्भ से मेरा जन्म हुआ और माँ ने मुझे कभी गुड्डे गुड़िया खेलने को नहीं दिए। जब कभी गुड़ियों के प्रति मेले में मेरा आकर्षण होता था तो वो मुझे समझाती थी, और हमेशा मैंने ध्रुव की, अहिल्याबाई की, सावित्री की, जानकी की कथाएं 4 वर्ष से सुनकर मैंने अपना बचपन पाला। तो मैं अच्छे घर से इसलिए हूँ क्योंकि बहुत विलक्षण माता पिता, दादी दादा और भाई का बीच मेरी परवरिश हुई। अच्छा, आपका जो मूल रूप है वो एक साध्वी का है। आपको सब साध्वी भी कहते हैं, आप हैं भी साध्वी। माला पहनना, साड़ी पहनना, ज्यादातर आप भगवा पहनती हैं, और तमाम जगहों की यात्राएं करना, पैदल यात्रा करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में, जैसा आपने बताया कि घर से आपको वो सब मिला है, सारे संस्कार, कभी हुआ नहीं ऐसा कि माता पिता ने आपके कभी कहा हो कि जैसे बाकी लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट ये सब बनती हैं, तुम कहाँ इन चक्करों में हो पर्यावरण के लिए? ये सब कभी घर में किसी ने इस तरीके से अपोज किया या नहीं आपको कभी? सारी मुश्किलें आई। मैं जिस परिवार और समाज से आती हूँ वहाँ बेटी के जन्म पर शोक मनाते हैं। बेटी का जन्म हो जाए तो उसकी शिक्षा आवश्यक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसको जाकर रसोई ही संभालनी है। तो एक ऐसी क्रांति का परिवर्तन करने के लिए माँ नर्मदा ने मुझे भेजा था, और ऐसे ही मेरा नाम शिप्रा नहीं था। ये नर्मदा का संयोग नहीं था, ये नर्मदा का आदेश था। और जब कोई कहता है जल का काम कर रही है, नदियों से प्रेम है, तो 3 किलोमीटर पर गंगा बह रही है, तो वहां से तो काम नहीं आरंभ किया। वहां से 1000 किलोमीटर माँ नर्मदा की गोद में, उसकी गर्भ में खेल कर मैंने नदी के प्रति संवेदनशीलता समझी। 13,000 किलोमीटर की पदयात्राएं थी। थोड़ी सिरफिरीसी तो मैं हूँ। जब पूरी दुनिया रामलला भव्यता से अपने गर्भगृह में बैठ रहे थे, इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने वाले के लिए थे और अयोध्या की तरफ दौड़ रहे थे, तब मैंने कहा कि मुझे राम का सिंहासन देखने का अधिकार तब है जब मैं राम का वनवास देखूं। और अभी तक आपने नहीं देखा है? हाँ, और मैं अयोध्या से पैदल चली और रामेश्वरम तक पैदल गई। और कुछ संकल्प ऐसे हैं कि जब तक 5 लाख पौधे अयोध्या के आसपास के 50 किलोमीटर के प्रांगण में नहीं लगा दूंगी, माँ सरयू को और अपने राम लला के लिए शुद्ध वायु और शुद्ध जल की व्यवस्था अपनी संस्था के द्वारा नहीं कर दूंगी, तब तक उनके दर्शन नहीं करूंगी। तो ये संकल्प लगभग 3 लाख पौधों तक पहुंचा है। आप भी प्रार्थना कीजिए ताकि मेरा विरह जो राम लला से है वो जल्द ही पूर्ण हो, मैं उनके दर्शन करूं। और जो आपने कहा कि माता पिता ने नहीं सोचा, हाँ बिल्कुल सोचा, सामान्य ही सोचा, लेकिन उनको ये बचपन से पता था कि ये ध्रुव की कहानी और जानकी की कहानी से प्रेरित हो चुकी है। तो मैंने अपनी दादी के ससुराल में उस जगह एक शिक्षा का केंद्र बनाकर, एक विद्यालय बनाकर तैयार किया, जहां पर संसाधन और सुविधा नहीं थे। अगर इतना पैसे में कोई 5 स्टार होटल बनाया जाता तो आज मैं करोड़पति होती। लेकिन मैंने वो विद्यालय इसलिए बनाया कि मुझे ये कहकर दबा दिया गया कि बाहर का माहौल ठीक नहीं है, तो हम तुम्हें 50 किलोमीटर दूर पढ़ने नहीं भेज सकते। मेरे बाद कोई शिप्रा शिक्षित ना रह जाए, मेरे बाद कोई शिप्रा अपनी योग्यता से वंचित ना रह जाए, इसके लिए मैंने और भैया ने मिलकर अपनी दादी के नाम पर वो विद्यालय बनाया। और आज लगभग प्रथम वर्ष में ही 350 बच्चियों ने जब ग्रेजुएशन की डिग्री पाई, तो मुझे लगा यही मेरा पुरस्कार है। अच्छा, हम कहते हैं, जैसे थोड़ा पर्सनल सवाल पूछ लेती हूँ मैं आपसे,
कहते हैं कि औरतें जो होती हैं वो मेकअप बहुत पसंद करती हैं, मेकअप लगाती हैं, मेकअप लगाने के बाद और सुंदर हो जाती हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपके अंदर भीतर आध्यात्म कूट कूट कर भरा हुआ है, ये जो भक्ति कूट कूट कर भरी हुई है, श्रद्धा कूट कूट कर भरी हुई है, क्या ये उसका तेज है कि आपको बिना मेकअप के इतना ग्लो है आपके चेहरे पे? थैंक यू सो मच, यू मेड माई डे। पता है बल्लवी, मुझे लगता है सब कुछ बदल गया है। कोई भी स्त्री को श्रृंगार पसंद है, मुझे भी पसंद है। अगर आप मेरी प्रोफाइल देखेंगे जाकर तो मैं सब जगह श्रृंगार करे हुए हूँ, लेकिन वो श्रृंगार है जो शकुंतला करती थी, बिल्कुल जो जानकी करती थी जी। हम कॉस्मेटिक युग में आकर श्रृंगार को मेकअप का नाम जब दे देते हैं, तभी हम अपनी संस्कृति से विमुख हो जाते हैं। हमारी उबटन की यात्रा जो बोटॉक्स तक आई है, उसी ने हमें स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दे दी। हमारी मुल्तानी मिट्टी, रीठा, शिकाकाई की यात्रा जो तमाम कॉस्मेटिक और स्पा और इस सब पमिंग और स्ट्रेटिंग तक पहुंची है, उसी ने हेयर ट्रांसप्लांट को भी जन्म दिया। ये हम नहीं सोच रहे हैं। सो मुझे लगता है ये फिर से श्रेय मैं अपने माता पिता और भाई को दूंगी। ये उनकी एक ऑर्गेनिक परवरिश थी, जैविक तरीके से हमारा लालन पालन पोषण हुआ। हमें कभी एहसास नहीं कराया गया कि आपकी दादी 20 साल विधायक हैं, 40 कमरों का आपका घर है और 10 गाड़ियां खड़ी हैं, तो इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। और धीरे से स्कूल बनाया, फिर मैंने एक इवेंट कंपनी भी ऑर्गेनाइज की। उसमें मैं सांस्कृतिक इवेंट्स करती थी जो भारत के दर्शन को दिखाती थी, जैसे मणिकर्णिका घाट, बद्रीनाथ की चरण पादुकाएं, स्वर्ण आरोड़ी। इस तरीके की इवेंट में हम प्रायोजित करते थे जिसमें भारत के दर्शन विश्व में हुए, और इसी के अंतर्गत मैं 10 देशों में भी बाहर गई थी। लेकिन नर्मदा परिक्रमा की 3600 किलोमीटर, और उसके हर पग में मैं बहुत स्वार्थी थी, मैं नर्मदा को नहीं अपना पाई, पर नर्मदा ने मुझे अपना लिया। और कोई जब आपको प्रेम करने लगता है तभी आपको प्रेम पता चलता है। आप प्रेम करते हो तो आप कहीं ना कहीं मोह में और लोभ में हो जाते हो, पजेसिव हो जाते हो। लेकिन जब कोई आपको प्रेम करता है, और मैं बहुत दंग थी, शायद ये बातचीत थोड़ी सी सिरफिरी लगे सुनने वालों को, लेकिन मैं बहुत दंग हूं इस बात से, कोई नदी किसी को इतना प्रेम कैसे कर सकती। और वो अपनी धरती पर मुझे सम्मान दे रही है, प्रेम दे रही है। परिक्रमा तो 1 लाख लोग प्रतिवर्ष करते हैं, कुछ पैदल कुछ वाहन से, पर शिप्रा का नाम उसने परिक्रमा वासियों में अपने हृदय के सबसे करीब रखा है। ये प्रेम की परिभाषा है। और मुझे लगता है नदी भी स्वार्थी होती है, उसे पता है बाकी परिक्रमावासी आते हैं 3600 किलोमीटर वाहन या पैदल चल के घर जाते हैं, घर, कस्बा, समाज, राष्ट्र और राज्य को ये दम्भ दिखाते हैं हम पैदल परिक्रमा करके आए। पर शिप्रा ने जीवन दिया, और वो परिक्रमा के बाद भी नर्मदा के किनारों के बारे में सोच रही थी जो खाली हो चुके हैं। तो प्रेम भी लेन देन की तरह होता है। जब प्रेम में कोई आपके बारे में सोचता है तो आप स्वतः प्रेम कर जाते हो। जब आपकी कोई बहुत केयर करता है तो आपका झुकाव उसकी तरफ हो ही जाता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे परिक्रमा की और उसके बाद से नहीं। मैंने साधारण परिक्रमा नहीं की, मैं परिक्रमा की और मैंने पहली किताब लिखी जिसका नाम लिखा रेवा के बाद भी रेवा के साथ ही। मतलब वो परिक्रमा अनवरत चल रही है, और आज भारत की प्रमुख 9 नदियों पर 25 लाख पौधे हमने वृक्ष बना दिए हैं। वाह। जिस महाकुंभ की भूमि, सर मैं किसी को आलोचना नहीं कर रही हूं, पर जिस महाकुंभ की भूमि पर करोड़ों की भीड़ में धक्के खाते हुए लोग अपने मोक्ष के लिए डुबकी लगा रहे थे, तब हमारी संस्था के लोगों ने 25 लाख पौधे बांट दिए थे, 10 लाख स्टील की थालियां बांट दी थी, 15 लाख कपड़े के थैले बांट दिए थे ताकि त्रिवेणी गंदी ना हो, क्योंकि हम त्रिवेणी से प्यार करने गए थे, हम त्रिवेणी को मोक्ष देने गए थे। अब समय आया है, नदियां हमसे मोक्ष मांग रही हैं, हमें मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। चलिए, हम ये बहुत आभार है हमारे लिए, हम आपके प्रति आभार जताते हैं कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमसे साझा किया। और खास तौर से पानी, जिसको हम सिर्फ भौतिक रूप से समझते हैं, वो उसका आध्यात्मिक पहलू भी है, वो हमारे जीवन में किस तरीके से महत्वपूर्ण है, ये अगर आपके जरिए हमें हर रोज पता चल रहा है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो भी सोचा है, जैसे भी सोचा है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए, नर्मदे को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने के लिए, हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए, जो भी आपने सोचा है वो जल्दी पूरा हो। और हम यही कामना करते हैं कि आपको देखकर ही भारत की लड़कियां, नारियां सीखें और आगे बढ़ें।
थैंक यू सो मच। नर्मदे हर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।